हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का आपका जो सब्जेक्ट है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज़म इन इंडिया, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रथम शहरीकरण का उद्भव, कैसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसे हुआ एंड कैसे इसका डिक्लाइन हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम शहरीकरण, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर आप सिंधु घाटी सभ्यता कर लीजिए, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रथम शहरीकरण, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका उदय लगभग 3300 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। ये जो सिविलाइजेशन थी यानी कि ये जो सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी के पास विकसित हुई थी। क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के पास विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सभ्यता में प्रमुख शहरों का विकास हुआ, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों में सुनियोजित शहरी योजना थी, मतलब कि प्लान्ड अर्बन स्ट्रक्चर था। शहरी योजना इसमें बहुत ही प्लानिंग के साथ, योजना के साथ बनाई गई थी। जल आपूर्ति तथा सीवरेज सिस्टम विकसित किया गया था। व्यापार तथा वाणिज्य का भी विकास हुआ। इसके अलावा ये जो शहरीकरण व्यवस्था थी, इसमें कृषि तथा पशुपालन महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थी, यानी कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि तथा पशुपालन करते थे। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास भी इस सभ्यता में देखने को मिला तथा धार्मिक व आध्यात्मिक विचारों का भी विकास हुआ। क्योंकि इस सभ्यता की जब खोज हुई तो एक्सकैवेशन यानी कि खोदाई के दौरान जब खोदा गया तो कुछ तस्वीरें मिली, कुछ मूर्तियाँ मिली, जैसे मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, प्रतिमा मिली थी, जिससे उस टाइम के लोगों के धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों का पता चलता है। इसके अलावा इस सभ्यता के दौरान कला तथा शिल्प का भी विकास हुआ, लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ। हालांकि जो भी लिखा गया उसको अब तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो अभी तक कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया है, कोई भी समझ नहीं पाया है। उस टाइम पर चित्रात्मक लिपि यानी कि पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था, मतलब कि सिंबल्स का यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। तो जो भाषा है वो सिंबॉलिक है यानी कि सांकेतिक है, ठीक है, मतलब संकेतों का प्रयोग किया गया है भाषा में शब्दों की जगह, इसीलिए अब तक कोई भी उसको नहीं पढ़ पाया है। इस सभ्यता ने भारत में शहरी जीवन की नींव रखी। इस सभ्यता के पतन के बाद कुछ शहरी क्षेत्रों, कुछ शहरी केंद्रों का अस्तित्व बना रहा। इस सभ्यता ने बाद के सभ्यताओं को भी प्रभावित किया। इस सभ्यता के अवशेषों से हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अवशेषों का उत्खनन किया, मतलब एक्सकैवेशन किया, एंड उनको काफ़ी सारे चीज़ें मिली खुदाई के दौरान, जैसे कुछ प्रतिमाएं मिली, कुछ बर्तन मिले, ठीक है, बीड्स यानी कि कुछ मनके मिले। तो ये सब मिला है जो कि उस टाइम पीरियड में बताता है कि कैसे लोगों का रहन सहन होता था। इस सभ्यता ने भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। इस सभ्यता का अध्ययन हमको प्राचीन जीवन में कैसे लोग जीते थे उस तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं प्रथम शहरीकरण का विकास यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास धीरे धीरे हुआ। कृषि क्रांति ने शहरीकरण में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला। सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन का विकास हुआ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा। तकनीकी विकास, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक तथा धातु विज्ञान ने शहरीकरण को प्रभावित किया। जल प्रबंधन तथा स्वच्छता प्रणालियों का विकास हुआ। शहरी योजना तथा वास्तुकला में भी प्रगति हुई। सामाजिक विभाजन तथा सामाजिक स्तरीकरण का विकास हुआ। शिल्प तथा व्यापार का विकास हुआ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता बढ़ी। इस सभ्यता ने व्यापार मार्गों यानी कि ट्रेड रूट्स को भी डेवलप किया। इस सभ्यता ने अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क भी स्थापित किया। इस सभ्यता ने कला, साहित्य तथा संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
इस सभ्यता ने भारतीय इतिहास के विकास को आकार दिया तथा भारत में शहरी जीवन की नींव रखी। इस सभ्यता ने भारतीय संस्कृति के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तथा जब हम इस सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो हमको प्राचीन भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका अध्ययन हमको प्राचीन भारत के जीवन के तरीके के बारे में जानकारी देता है कि प्राचीन भारत में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, आइए अब जानते हैं प्रथम शहरीकरण की निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी। अब कुछ ऐसे केंद्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिन्होंने निरंतर अपने अस्तित्व को बनाए रखा। कुछ शहर थे जिन्होंने अपनी निरंतरता बनाए रखी, जिनका पतन नहीं हुआ। इन शहरों ने बाद के काल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यहाँ पर बाद में भी व्यापार तथा वाणिज्य का विकास जारी रहा। राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों ने शहरों को प्रभावित किया, धर्म तथा संस्कृति का विकास किया तथा कला व शिल्प का विकास भी जारी रखा। शिक्षा तथा साहित्य का विकास भी हुआ। शहरी जीवन शैली में बदलाव देखने को मिले तथा शहरों ने राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य किया। कुछ शहर ऐसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के जिन्होंने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे लोथल में बंदरगाह था जहां से व्यापार किया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। ठीक है, शहरों में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बढ़ी तथा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन जो थे उन्होंने शहरों को प्रभावित भी किया। शहरों ने ज्ञान के प्रसार में, सांस्कृतिक उत्पादन में, नवाचार में, इन सब में भी मुख्य योगदान दिया। इसके अलावा शहरों ने सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। शहरों ने क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय पहचान को भी आकार दिया। आइए अब जानते हैं प्रथम शहरीकरण यानी कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ। पहला कारण था राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राजनीतिक अस्थिरता तथा संघर्ष ने शहरी विकास को प्रभावित किया, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन होने लग गया। आर्थिक संकट आ गया यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, डिक्लाइन हो गया ट्रेड में, एंड जब व्यापार में गिरावट आई तो शहरी केंद्र भी प्रभावित हुए। पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिला, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण शहरी जीवन प्रभावित हुआ। जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, बहुत तेज़ी से जनसंख्या कम होने लग गई। जनसंख्या का स्थानांतरण देखा गया शहरी केंद्रों की तरफ। ठीक है, यानी कि जनसंख्या जो थी उसने अब स्थानांतरण करना शुरू कर दिया, माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे जिन्होंने शहरी केंद्रों को नुकसान पहुंचाया। महामारी तथा रोगों का प्रकोप यानी कि आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक एंड डिसीज़, ये भी एक मेन रीज़न था फर्स्ट अर्बनाइजेशन के डिक्लाइन होने का। इसके अलावा कुछ आपदाएं आ गई थी जैसे भूकंप तथा बाढ़, इसकी वजह से भी इसका डिक्लाइन हो गया। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, नए शहरी केंद्रों का उदय हुआ जिसकी वजह से पुराने शहरी केंद्रों का पतन होने लग गया। शहरी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, व्यापार मार्गों में परिवर्तन हुआ, राजनीतिक सत्ता में भी परिवर्तन हुआ। इसके अलावा सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं बढ़ गई, पर्यावरणीय क्षरण यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा, एंड सांस्कृतिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक विविधता में कमी आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, शहरी केंद्रों का पतन होने लग गया। कुछ शहर थे जिनका कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया। शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ गई, शहरी केंद्रों का पुनर्जीवन यानी कि पुनर्निर्माण अब कम हो गया। इस अवधि ने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी यानी कि पहली शहरीकरण व्यवस्था थी उसका पतन हुआ। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पहली शहरीकरण व्यवस्था के मुख्य कारण क्या थे, तो आप ये सब बता सकते हैं जिसकी वजह से प्रथम शहरीकरण का पतन हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।